हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 1 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज। क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली जो प्लान है वो 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आइए कल के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कल मैंने पूछा था कि सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो सेस हो या सरचार्ज हो, दोनों टैक्स ओवर टैक्स है। कल आपको मैंने बताया था कि कैसे टैक्स ओवर टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है। अब इस पे मान लीजिए 30% का आपका टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। तो आपका कितना हो गया, 30 रुपीज़ टैक्स हो गया। तो अब जो ये टैक्स है ना 30 रुपीज़, इसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जाए तो उसको सेस या सरचार्ज कहेंगे। मान लीजिए इसके ऊपर 10% का सेस लगा दिया गया तो 3 रुपये आपका क्या हो गया, सेस हो गया, ठीक है। तो दोनों टैक्स ओवर टैक्स है, सेस हो या सरचार्ज हो। तो ये हो गई सिमिलैरिटी की बात। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटी की एक और बात कर लेते हैं कि जैसे ये दोनों, चाहे सरचार्ज के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जाए चाहे सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जाए, सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब हम सेस और सरचार्ज के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, सेस जो होता है ना वो पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को स्वच्छ भारत मिशन को अप्लाई करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, या एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन को एनहांस करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इनकम को एनहांस करने के लिए क्या करती है, अमीर की तरफ नज़र डालती है, अमीरों की तरफ अपनी नज़र लगाती है। और क्या करती है, जो उनकी टैक्सेबल इनकम होती है ना, उनके टैक्स के ऊपर भी ओवर टैक्स लगाती है। जैसे आप कभी देखेंगे, कल मैंने आपको एक रिसिप्ट दिखाई थी, उसमें दिखाया था ना कि स्वच्छ भारत सेस कैसे लगा हुआ था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ था। तो ये जो पर्टिकुलर पैसा सेस के थ्रू आता है ना, जो पैसा सेस के थ्रू आएगा वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर स्वच्छ भारत के लिए पैसा आया तो वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए यूज़ होगा, या एजुकेशन के लिए पैसा आया तो वो प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन के लिए ही होगा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है ना, अमीरों से पैसा कलेक्ट करती है और बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है। देखिए, स्वच्छ भारत हर इंसान को चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। पढ़ाई सबका हक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो उनको फुलफिल करती है। और सेस की एक बात यह है कि जैसे सेस में होता क्या है कि पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए जितना पैसा चाहिए, एक बार जब उतना पैसा कलेक्ट हो जाता ना उस प्रोजेक्ट को या उस वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, इस सेस को एबॉलिश कर देती है। अगर उसका प्राइमरी एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कलेक्ट हो गया तो ये सेस एबॉलिश कर दिया जाएगा। लेकिन सरचार्ज में क्या होता है, सरचार्ज में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करती है ना, उसको ज़रूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए खर्च करे, उसको डाइवर्सिफाई मैनर में खर्च करती है, हर जगह लगा देती है। और उसका कोई ऐसा टारगेट भी नहीं होता है कि हाँ इतना कलेक्ट हो जाएगा तो हम सरचार्ज को एबॉलिश कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ये कुछ डिसाइडेड नहीं होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेस और सरचार्ज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पोषण अभियान के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशनल आउटकम को इम्प्रूव किया जाता है। किन में, चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेटिंग मदर्स में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो अभियान है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस अभियान के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है आज है 1 सितंबर, ठीक है। और जो सितंबर मंथ होता है ना हर साल का, उसको ऑब्जर्व किया जाता है पोषण माह की तरह, पोषण अभियान के अंतर्गत। इसको न्यूट्रिशनल मंथ भी कहते हैं, जो कि 2018 से मनाया जा रहा है, मतलब कंसीडर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में ना प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिवस पे इस स्कीम को लॉन्च किया था, इस अभियान को लॉन्च किया था। तब से ये मनाया जा रहा है। अब पोषण अभियान के अंतर्गत होता क्या है, वो इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें न्यूट्रिशनल आउटकम को इम्प्रूव किया जाता है। किसके बीच में, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स में, ठीक है।
और ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पोषण अभियान के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन की गई है। आइए स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम है ना, वो ज्वाइंटली फंड की जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो फोर्थ राउंड था उड़ान का, वो लॉन्च किया गया था स्पेशल फोकस के साथ किसके ऊपर? यूनियन टेरेटरीज़ के ऊपर। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो उड़ान 4 है ना, उसमें हेलीकॉप्टर और सी प्लेन्स का भी ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, लेकिन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी होता है ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो उड़ान स्कीम है ना, उसके सिर्फ 2 एम हैं। एम क्या क्या है? पहला क्या है? आरसीएस है, मतलब रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब एयर ट्रैवल के थ्रू कनेक्टिविटी को एनहेंस करना। और दूसरा क्या है? एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। तो ये 2 एम थे उड़ान स्कीम की। ये जो स्कीम है वो ज्वाइंटली फंड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और 10 साल तक स्कीम को चलाया जाएगा और फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लें। देखिए जो उड़ान 4.0 था ना, वो स्पेशल फोकस करता है किसके ऊपर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, हिली एरियाज़ पे और आइलैंड्स पे। और उड़ान 4 के अंतर्गत हेलीकॉप्टर और सी प्लेन को भी ऑपरेशन में लाया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उड़ान के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लें। हमें ये बताना है कि LTE और VoLTE के बीच में डिफरेंस क्या है। तो स्टेटमेंट 1 ये कहता है ना कि जो LTE है वो कॉमनली मार्केट किया जाता है 3G के तौर पे, और जो VoLTE है वो उसकी मार्केटिंग होती है एडवांस 3G के नाम पे। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट वो कहता है कि जो LTE है ना, वो सिर्फ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है, मतलब इससे सिर्फ आप डेटा को यूज़ कर पाएंगे। और जो VoLTE है वो वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, इसमें आप सिर्फ वॉइस का बेनिफिट ले पाएंगे। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो VoLTE टेक्नोलॉजी है ना, वो वॉइस कॉल्स ओवर 4G LTE नेटवर्क है, ठीक है, रादर देन 2G और 3G कनेक्शन। तो अब क्या होता है, VoLTE का यूज़ करके क्या आप डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं और कॉल्स भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं आप। तो VoLTE जो होती है डेटा भी ट्रांसफ़र करती है और आपको कॉल्स का भी ऑप्शन देती है, तो आप बात भी कर सकते हैं और डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। अब VoLTE के बारे में बात करें, VoLTE जो होता है ना, वो 3 टाइम्स मोर कैपेसिटी होती है किसके कंपैरिजन में? 3G UMTS के कंपैरिजन में, और 6 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होती है 2G GSM के कंपैरिजन में। इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देख लें। 5G जो है ना, वो OFDM पे काम करती है, मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं ना, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, उसको बहुत सारे चैनल के साथ अक्रॉस, बहुत सारे चैनल के अक्रॉस, जानते हैं क्या कहता है, मॉड्यूलेट किया जाता है, जिससे क्या होगी, इंटरफेरेंस कम से कम हो सके। 5G जो होता है वो 5G NR एयर इंटरफेस का यूज़ करता है, और इसका जो बैंड होता है ना, वो ज़्यादा वाइडर होता है, तो इसकी बैंडविड्थ जो होती है ज़्यादा वाइडर होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी 2G 3G और 5G के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो सेक्शन 47 ऑफ RBI एक्ट के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, हमें बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस से, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से, ऑपरेशन ट्विस्ट से, या इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है और इसी को लेकर न्यूज़ में रहता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को। देखिए जो सेक्शन 47 ऑफ RBI एक्ट है ना, वो ये कहता है कि जितना भी प्रॉफिट और सरप्लस RBI के पास है वो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए किसको? गवर्नमेंट को। अब आपको पता है कि RBI भी अर्न करती है, कैसे अर्न करती है? जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उससे RBI अर्न करती है। जितना भी पैसा RBI अर्न करती है उसमें से कंटीजेंसी प्रोविजंस को, पब्लिक पॉलिसी मैंडेट को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए जितना पैसे की ज़रूरत होती है वो RBI रख लेती है। उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बचता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 47 की बात हो गई। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखिए जो RBI ना पैसा ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट को हर साल, वो कैसे करती है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत, जिसको RBI ने अडॉप्ट किया है। अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जान लेते हैं ये क्या होता है। देखिए क्या होता है कि
किसी भी सेंट्रल बैंक को ना, किसी भी सेंट्रल बैंक को रिस्क को टैकल करने के लिए कुछ कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस कैपिटल को सेंट्रल बैंक क्या करती है, जितना ज़रूरत होता है उतना रिस्क कैपिटल क्या होता है अपने पास रख लेती है, उसको अकाउंट कर लेती है, जिससे कि क्या हो कि फ्यूचर में कोई रिस्क आए। अब कौन सा रिस्क आएगा नहीं पता, बहुत सारे रिस्क होते हैं, सारे रिस्क को टैकल करने के लिए इस रिस्क कैपिटल अमाउंट का यूज़ किया जाएगा। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत यही बात होती है, यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया टीआईए के बारे में है। हमें ये बताना है कि इंडिया के इस कंपोनेंट को किसने लॉन्च किया है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन बी जो है वो ये कहता है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन सी ये कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन डी ये कहता है कि ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताइए इसको किसने लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसको नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है और ये एक तरह का जॉइंट प्रोग्राम है जो कि सपोर्ट किया जाएगा किसके द्वारा, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा, जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नेचर कंजर्वेशन और न्यूक्लियर सेफ्टी के द्वारा। इसका एम क्या है, ये प्रमोट करेगी किस चीज़ को, कंप्रहेंसिव अप्रोच को डीकार्बनाइज करने के लिए, क्या, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। कहाँ पे, इंडिया, वियतनाम और चाइना में। जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो एक कॉन्सोर्टियम है, मतलब एक ग्रुप है, कितने लोगों का, 7 ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। और नीति आयोग जो है ना वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लें। ये जो प्रोग्राम है ना वो 4 साल का है और ये हेल्प करेगा एनडीसी को अचीव करने के लिए, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो एम्बिशन है ना उसको भी अचीव करने के लिए 2025 तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोग्राम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो शत्रुंजी और भदर डैम्स के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में थे। हमें ये बताना ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, केरला। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये दोनों जो डैम है वो कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, दोनों डैम जो थे ना वो हाल में न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि हैवी रेंज के कारण ना ये दोनों जो डैम है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों डैम जो है वो लार्जेस्ट रिजर्वायर है सौराष्ट्र रीजन के। शत्रुंजी के बारे में बात कर ले तो ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है और ये फर्स्ट लार्जेस्ट डैम है वहाँ का। और जो भदर है वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में और ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी रिवर पे बने हैं ये। तो देखिए, जो शत्रुंजी डैम वो शत्रुंजी रिवर पे बना हुआ है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और फॉल करती है कहाँ, गल्फ ऑफ खम्बट में। ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख ले तो ट्रिब्यूटरीज है सफारा, शेल, खरी, तलजी, स्थली, तेबू, गाडिया, रजवाल। और भदर रिवर के बारे में बात कर ले तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ, जसदान तालुका से राजकोट में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, गोंडाली, छप्परवादी, फोफल, उतावली, मोज, वेणु, वसावदी, सुरवा, गलोलिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इन डैम्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन किए गए हैं। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना वो इनिशिएटिव है किसका, नीति आयोग का। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो प्रोग्राम है वो नोटिफाई किया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। जो ऑप्शन थर्ड है, स्टेटमेंट जो थर्ड है वो ये कहता है कि जो NCAP है उसका विजन है यही है कि इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट और सेंटर को ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट किया जा सके। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनमें से जो ऑप्शन थर्ड है वही सिर्फ करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। ये किसी भी एक्ट के अंदर नोटिफाई नहीं किया गया, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट था। स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल करेक्ट था क्योंकि ये एक तरह की स्कीम है जो कि प्रोवाइड करेगी स्टेट्स और सेंटर को ऐसे फ्रेमवर्क के साथ जिससे कि वो कॉम्बैट कर सके एयर पॉल्यूशन को। तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लें। देखिए, इस प्रोग्राम का गोल क्या है, जिससे इस प्रोग्राम का ये गोल है कि कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स और कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स के
को रिड्यूस किया जा सके। कितना रिड्यूस करना है? 20%। कितना? 2024 तक। और जो कंपैरिजन होगा, बेस ईयर कंपैरिजन कौन सा है? 2017 से कंपेयर किया जाएगा। मतलब 2017 में जितना पार्टिकुलेट मैटर था एनवायरनमेंट में, उससे 20% हमें कम करना है, फाइन पार्टिकल्स को भी और कोर्स पार्टिकल्स को भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोग्राम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2006 में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किसको? शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को जो कि पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी स्टेज पे हैं, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ये जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि मल्टी करोड़ स्कैम पकड़ा गया, रिपोर्ट किया गया है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेके। कहाँ पे? पंजाब में, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। और फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो स्कॉलरशिप है ना वो अवेलेबल होगी सिर्फ स्टडीज़ इन इंडिया के लिए, और उन्हीं स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगी जिनके गार्जियन की इनकम 2.5 लाख रुपये पर एनम से कम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा क्वेश्चन 9th है उसमें हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जिसे दक्षिणा भागीरथी और रिवर बारिश के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और पंपा। तो बताइए कौन सी ऐसी रिवर है जो जिन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, पंपा इसका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो पाम्पा नदी है ना उसको पंबा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? केरला की। इसी के बैंक पे ना सबरीमाला टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। और ये जो रिवर है इसको दक्षिणा भागीरथी और रिवर बारिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पाम्पा रिवर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में है। हमें ये बताना है ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसको रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ये जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए इस इंडेक्स को नीति आयोग ने रिलीज़ किया है किसके साथ मिलकर? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर। तो इसलिए जो ऑप्शन ए था वो बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो ईपीआई होता है ना वो पहली रिपोर्ट होती है जिससे कि ये एग्जामिन किया जा सकता है कि एक्सपोर्ट की प्रिपेयर्डनेस कैसी है और जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ईपीआई के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच्ड टू द एंड। If you found it knowledgeful, please hit the like button, share this video and subscribe to our channel. If you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.